हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये एकदम रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी है। ये मेरे होम टाउन पिथौरागढ़ की ही रियल स्टोरी है और मेरे नोन बंदे ने मुझे कहानी सुनाई है। जिसने मुझे कहानी सुनाई है उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिसमें 11,000 सब्सक्राइबर हैं, पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए मेरे से रिक्वेस्ट करी है। तो इस कहानी में जितने भी लोग हैं सबके नाम और जगहों के जो नाम है वो मैंने दोस्तों चेंज कर दिए। सो ये कहानी है दोस्तों दो बहनों की जिनका नाम है रेणुका और किशोरी। ये दोनों दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है धारचूला, ये वहाँ से बिलोंग करती हैं और पिथौरागढ़ ये अपनी एजुकेशन परसू करने के लिए आई। दोस्तों, धारचूला पिथौरागढ़ से करीबन 3 घंटे दूर है और ये 3 साल पहले पिथौरागढ़ डिग्री कॉलेज में आई और यहाँ से इन्होंने बीएससी फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन ले लिया। दोस्तों, जब यहाँ पे वो आए तो उन्होंने ऑब्वियसली, क्योंकि नया शहर है उनके लिए, तो उन्होंने एक कमरा देखा और दोनों बहनें साथ में रह रही थी। फिर धीरे धीरे कॉलेज गई। कॉलेज में दोस्तों ऑब्वियसली बहुत सारे उनके दोस्त बने और ऐसा ही एक दोस्त उनका बना जिसका नाम था जिंदल पांगती। जिंदल पांगती दोस्तों इस कहानी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि जिंदल ने खुद मेरे को आके ये कहानी सुनाई है और ये कहानी सुन के दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी दोस्तों मैं आपको जिंदल की तरफ से सुनाऊंगा फर्स्ट पर्सन में। तो चलो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और मेरे कई सारे दोस्त बने, पर मैंने देखा कि दो लड़कियां हैं, रेणुका और किशोरी, और ये ना कॉलेज के बाद वीडियोस बनाती हैं। तो मेरा भी ना बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे इनकी मदद करने लगा और मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ भी थे। प्रैंक्स के आइडियाज़ थे, फ़नी वीडियोस के आइडियाज़ थे और इनके साथ मिलके जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो हमारा चैनल ग्रो करने लगा। दोस्तों, हमारा चैनल धीरे धीरे 3,000, फिर 4,000 और धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच गया था। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है और हम तीनों बहुत खुश थे। एक दिन हम ऐसे ही कॉलेज गए थे, हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि आज ये वाला वीडियो बनाएंगे, आज वो वाला वीडियो बनाएंगे। हमने देखा कि हमारी क्लास में एक नया एडमिशन आया है, एक लड़का, छोटी छोटी हाइट का, गोरा गोरा सा। उसका नाम दोस्तों हरीश था। अब एक हफ्ता हो गया और वो लड़के के कोई दोस्त नहीं बने। हरीश अकेले क्लास में बैठता था, उसका कोई दोस्त नहीं बना था। एक हफ्ता हो चुका था और ये देख के मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता था। तो एक दिन मैं उसके पास गया, मैंने हेलो हाई करी और मैंने जनरली जब उससे बात करी तो मुझे पता लगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो वीडियोग्राफी में। हम ये सुन के बड़े खुश हुए। हमने उसे बताया कि यार हमारा भी एक चैनल है और तू अगर चाहे तो हमारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद दोस्तों हरीश हमारे साथ धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगा, हमारे चैनल में भी इन्वॉल्व होने लगा और हम देखते थे कि वो ना बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, कुछ ज़्यादा ही। अगर हमारी शूट की टाइमिंग 5 बजे है तो वो 4 बजे ठंड में वो पहुंच जा रहा है। अगर हमें शूट के लिए ट्राइपॉड की ज़रूरत है तो वो ट्राइपॉड खरीद के ले आ रहा है। हमें माइक की ज़रूरत है तो वो माइक खरीद के ले आ रहा है। तो हमें भी ना थोड़ा अटपटा लगता था। हम सब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाना हमारे लिए एकदम से पॉसिबल नहीं था। बट हमें बड़ा ही अच्छा लगता था कि यार हरीश तो बड़ा ही गजब लड़का है यार, हमारे लिए देखो कितना कुछ कर रहा है। दोस्तों, मैं भी दूसरे शहर से पिथौरागढ़ आया हूँ पढ़ने, रेणुका और किशोरी भी कहीं और से पढ़ना है, तो ऑब्वियसली हम घर के बाहर रह रहे हैं। मैंने एक रेंटेड रूम लिया हुआ था, अक्सर हम लोग वहीं पे हैंग आउट करते थे। तो हरीश वहाँ पे हमारे लिए घर का बना खाना लाता था और रोज़ लाता था। तो हम ये सोच के बड़े ही हैरान हो जाते थे कि इसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि डेली हमारे लिए खाना कुक कर रहे हैं। दोस्तों, खाने में अलग अलग चीज़ें होती थी, एकदम बढ़िया टेस्टी टेस्टी चीज़ें। बट एक चीज़ हर दिन कॉमन होती थी और वो होता था एक येलो कलर का लड्डू। वो लड्डू हमेशा वो लाता था और हमेशा, खाना चाहे हम बचा भी दें, वो बोलता था देखो ये लड्डू तो खाना है भैया, ये मेरी मम्मी ने अपने हाथ से बनाए। और हम डेली वो लड्डू खाते थे। हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो करने लगा था और हम मोबाइल से अपने वीडियोस रिकॉर्ड करते थे। तो हमें फील होने लगा कि यार कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड होने चाहिए। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला रेणुका, किशोरी और हरीश के सामने कि यार कैमरे से ना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो एकदम से रेणुका बोली कि यार नहीं नहीं, इतना बजट थोड़ा है हमारा, 2-3 लाख का कैमरा हम कैसे अफोर्ड करेंगे। और फिर हरीश एकदम से बोला, अरे तो कैमरा चाहिए तो आप मुझे बोलो ना, मैं ले आऊँगा, इसमें क्या सोचने की बात है। अब यार इतना महंगा कैमरा वो लेके आएगा, मतलब हम सब ने तो शिवलरी में से मना कर दिया कि नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप। पर नेक्स्ट डे हरीश वो सेम कैमरा खरीद के ले आया। हम सब हैरान थे, हम सब शॉक्ड थे, पर बहुत खुश भी थे कि चलो यार अब हमारी जो वीडियोज़ हैं कैमरे से बनेंगी। हरीश हर दिन हमारे लिए छोटी या बड़ी कोई ना कोई ऐसी चीज़ करता था जिससे हमें ये फील आता था कि वो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही अमीर फैमिली से। हम लोग शूट करने के बाद कहीं खाने के लिए चले जाते थे तो कभी भी हम तीनों को उसने पे नहीं करने दिया।
हमेशा बिल वही पे करता था, चाहे लड़ाई करके करे। तो हम लोगों को भी ना बड़ा अच्छा सा लगने लगा। एक चीज़ और हमने नोटिस करी थी कि हरीश रेणुका को ना बहुत लाइक करता था। हमें फील होता था कि वो ये जो कुछ भी कर रहा है ना, तो शायद रेणुका की तरफ अपनी लाइकिंग के लिए कर रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों, क्योंकि हरीश इतना अमेजिंग चीज़ हमारे लिए कर रहा था, तो रेणुका भी हल्का हल्का सा हरीश को लाइक करने लगी थी। ये सब यूं ही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद रेणुका का बर्थडे था और हरीश ने अच्छा सा रेस्टोरेंट में अरेंजमेंट कराया था, कई सारे दोस्तों को बुलाया था और उसको सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी भी दी, जिसे देख के रेणुका तो पागल ही हो गई थी। हम सब भी हैरान थे, हम सब ने भी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। और उसी दिन उसने रेणुका को बताया कि वो उसे कितना पसंद करता है और रेणुका ने भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। बर्थडे के दिन दोस्तों हरीश ने जब रेणुका को प्रपोज़ किया तो वो रेणुका के लिए कुछ कुछ ज्वेलरी लाया था। एक छोटी सी माला थी मोतियों की और इयररिंग्स थी। तो वो दोनों चीज़ें उसने रेणुका को गिफ्ट करी और वहीं पे ही ऑन द स्पॉट पहनाई। और हम सभी बहुत हैरान थे क्योंकि पिथौरागढ़ में हम पढ़ रहे हैं, हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इस तरह के गिफ्ट हमने कभी सोचे भी नहीं थे कि दे जाते हैं। पर वो हमारे सामने दे रहा था और हमें बड़ी खुशी हो रही थी कि हमारा दोस्त है, मैं तो उसे बिल्कुल अपना भाई मानने लगा था कि वो ये सब कर रहा है। एंड इट वॉज़ अमेजिंग। धीरे धीरे दोस्तों रेणुका और हरीश की दोस्ती, प्यार बढ़ने लगा। अब हरीश अकेले भी कभी कभी उन दोनों के घर हैंग आउट करने के लिए चले जाता था। उनके लिए अक्सर खाना लेके जाता था वो। पर एक चीज़ कॉमन थी, वो जब भी खाना लेके उनके घर गया वो लड्डू हमेशा लेके जाता था और फोर्सफुली वो लड्डू खिलाता था। इनका जो रिश्ता था दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ने लगा। रेणुका और हरीश अब अलग से भी टाइम स्पेंड करने लगे थे। कभी कभी हमारी नॉलेज में होता था, कभी कभी हमें पता ही नहीं होता था, पर वो दोनों साथ में बहुत टाइम स्पेंड करने लगे। हमें बस ये तो होता था कि अगले दिन रेणुका आती थी कॉलेज में, बोलती थी देखो हरीश ने मुझे नया पेंडेंट गिफ्ट किया है, देखो हरीश ने मुझे नई अंगूठी गिफ्ट करी है, देखो हरीश मेरे लिए इयररिंग्स लेके आया है। और दोस्तों ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा तब बढ़ गई जब एक दिन हरीश ने रेणुका को एक्चुअल गोल्ड की इयररिंग्स गिफ्ट करी। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी हरीश की कि जब भी वो कोई भी चीज़ रेणुका को गिफ्ट करता था, जैसे माला गिफ्ट कर दी, नेकलेस गिफ्ट कर दिया, इयररिंग्स गिफ्ट कर दी, तो वो उनकी ना तारीफ़ बहुत किया करता था कि अरे रेणुका ये इयररिंग्स बहुत सुंदर है ना, ये तो बहुत सुंदर है ना, ये कितनी अच्छी लग रही है तेरे पे, ये माला तेरे पे कितनी अच्छी लग रही है। हरीश एकदम परफेक्ट लड़का था, एक परफेक्ट दोस्त था और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी उसके बारे में जो कि ख़राब थी। पर हाँ, एक वो बहुत अजीब सी चीज़ें करता था। बात करते करते वो अक्सर अपनी उंगलियों को फूंक मारा करता था। हमने कई दिनों बाद उससे पूछा कि यार ये तू क्यों करता है, ये फूंक क्यों मारता है? तो उसने बोला कि यार मेरे को ना एक्चुअली ओसीडी है और मेरी एक आदत है और मेरी आदत छूटती नहीं। अब ऑब्वियसली आप दोस्ती करते हो तो आप हर चीज़ एक्सेप्ट करते हो और हमने भी ऑब्वियसली इस बात को फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये सब दोस्तों यूं ही चलता रहा कि एक दिन हम तीनों कॉलेज में बैठे थे, यानी कि मैं, रेणुका और किशोरी, और एकदम से हरीश आया। हरीश के आते ही हम तीनों ने स्माइल किया, हम बड़े खुश हो गए और उसने हमें बोला कि दोस्तों मम्मी ने एक स्पेशल पूजा रखी है घर पे और उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया है कि आप लोग आओ। अब हम ऑलरेडी वी वर फॉन्ड ऑफ हिज मदर, क्योंकि वो हमारे लिए डेली इतना अच्छा अच्छा खाना बना के भेजती थी, इतने अच्छे अच्छे स्वीट डिश भेजती थी, लड्डू भेजती थी। तो हम यही सोचते थे कि यार इसकी मदर कितनी अच्छी है कि वो हमारा इतना ख्याल रख रही हैं। तो हम भी उसके घर जाना चाहते थे और हमने हरीश को बोला कि हाँ डेफिनेटली हम आपके घर आएंगे, पूजा का आप हमें बता देना। जिस दिन हरीश के घर में पूजा थी, इत्तेफाकन दोस्तों उसी दिन हमारा एग्ज़ाम भी था और हम तीनों ने ये बोला कि यार एग्ज़ाम तो हम नहीं छोड़ सकते। तो हमने हरीश को बहुत ही पोलाइटली मना कर दिया कि यार भाई देखो आज तो नहीं आ पाएंगे यार, एग्ज़ाम तो छोड़ नहीं सकते। अब जब हमने ये बात बोली तो हमें लग रहा था यार हरीश अंडरस्टैंड करेगा, पर अंडरस्टैंड करने के बजाय वो बहुत ज़िद करने लगा, बच्चों की तरह ज़िद करने लगा कि नहीं आओ ना, प्लीज़ आओ ना। और जब हम दोनों ने ही मना कर दिया, वो चले गया रेणुका के पास और रेणुका को कन्विंस करने लगा। पर ऑब्वियसली रेणुका एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि पेरेंट्स का भी डर है, पढ़ाई भी करनी है। तो उसने हरीश को मना कर दिया कि यार मैं नहीं आ पाऊँगी, एग्ज़ाम में नहीं छोड़ सकती। तो नेक्स्ट डे हमारा एग्ज़ाम था, हमने एग्ज़ाम दिया और जब एग्ज़ाम से हम बाहर आए, हमने अपना फ़ोन ऑन किया तो हमें फ़ोन ऑन करते ही हरीश का कॉल आ गया कि यार तुम पूजा में नहीं आए, और वो बहुत ही ना उदास साउंड कर रहा था, बहुत ज़्यादा लो। तो हमें भी बड़ा गंदा लग रहा था, पर फिर वही था ना कि एग्ज़ाम तो हम छोड़ नहीं सकते थे। हरीश हमसे बोला कि देखो तुमने यार सुबह तो पूजा मिस कर दी, पर ना मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करी है, वो बहुत एक्साइटेड है आप सबसे मिलने के लिए। तो एक काम करो ना, आप लोग शाम को मेरे घर आ जाओ और नाइट आउट पे यहीं रुक जाना। और ऑब्वियसली उसका जो घर था दोस्तों वो थोड़ा दूर था, पिथौरागढ़ से लगभग लगभग 1 घंटा दूर है उसका गांव। और वो जो जगह है वो थोड़ा सा ना रिमोट एरिया सा है,
जंगल है, उसमें थ्रू जाना होता है कच्चे रास्तों के थ्रू। वो गांव के में आबादी भी कम है और रात को ऐसी जगह जाने में ऑब्वियसली थोड़ा डर तो लगेगा ही। और हम लोग ना एग्ज़ाम भी था आज सुबह हमारा, तो हम लोग एग्ज़ाम दे के थक भी गए थे और हमारा ना दिल भी नहीं था, प्लस हमें डर भी था कि घर वालों को हम क्या बोल के जाएंगे। तो हमने उसको बस मना ही करना चाहा था कि एकदम से अंकल ने फ़ोन ले लिया। अंकल बोले, अरे बेटा, आप मना कर रहे हो? हम तो सुबह से आपका वेट कर रहे हैं। हम तो इनफैक्ट कई दिनों से आपका वेट कर रहे थे। हम तो हरीश को कई महीनों से कह रहे हैं, अरे अपने दोस्तों से मिलवा भाई, अपने दोस्तों से मिलवा। और आज तो हमने आपके लिए बहुत प्रिपरेशन करी है बेटा, बहुत तैयारी करी है। आज तो आपको आना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो दोस्तों बड़ा ही अजीब सिचुएशन हो गई हमारे लिए कि अंकल इतना कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उस समय पे बोला चल ठीक है आते हैं यार, देखते हैं। और फिर हम तीनों ने जब बात करी तो रेणुका और किशोरी ने बोला, भाई देखो हम वहाँ गए ना तो मम्मी तो हमें जान से मार देगी, रात को हम नहीं जा सकते। तो क्योंकि हरीश हमें बहुत फोर्स कर रहा था, लगातार मैसेज कर रहा था कि तुम कहाँ हो, कब आ रहे हो। हम लोगों ने आपस में प्लान बना लिया कि हम नहीं जाएंगे, पर हरीश हमें लगातार मैसेज कर रहा था कि तुम कहाँ पहुँचे, तुम कब निकल रहे हो, तुम कहाँ हो, कब आ रहे हो। तो हमने अपने अपने फ़ोन बंद करे और हम सो गए। और सुबह हम वापस अपने अपने गांव चले गए। हमारी एक हफ्ते की छुट्टियां पड़ चुकी थी। किशोरी और रेणुका धारचूला चले गए और मैं लोहाघाट चला गया, जो कि मेरा अपना गांव है। जिस दिन रेणुका और किशोरी धारचूला पहुंचे, अपने गांव पहुंचे, दिन में उनको हरीश का कॉल आया। जैसे ही रेणुका ने फ़ोन उठाया, हरीश उन पर चिल्लाने लगा, तू आई क्यों नहीं कल? तेरे को नहीं आना था तो बता तो देती, हम पूरी रात तेरा इंतजार करते रहे। तेरे को पता है कितने दिन इंतजार किया मैंने इसके लिए कि तू घर पे आएगी? पापा मम्मी सब तेरा इंतजार कर रहे थे। सही किया तूने उन्हें रात भर वेट करा दिया। ठीक किया तूने, ये कोई तरीका है? तमीज है तेरे को? अब हरीश चिल्लाता रहा, रेणुका एकदम सुन, वो कुछ नहीं बोल पाई, जैसे कि उसको ये रियलाइज हुआ हो कि यार हाँ यार मैंने शायद कोई गलती कर दी है। एक बात हमें बहुत हैरानी वाली लगी कि हरीश रेणुका को बोलता है कि मैं सुबह तेरे घर भी गया था, तुम लोग घर पे भी नहीं थे, हो कहाँ तुम लोग? तो ये सुन के रेणुका बहुत ही शॉक्ड थी, बहुत ही हैरान थी। हरीश उस पर चिल्लाता रहा और वो चुपचाप सुनती रही, जैसे कि सच में उसने कोई गलती कर दी हो। फिर जब तक हम लोग घर पे थे तो हरीश का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया हमें। हम तीनों की आपस में बात हो रही थी और हमें थोड़ा सा बुरा भी लग ही रहा था यार कि गलत तो क्या ही हमने हमने अगर नहीं जाना था तो हमने उसे बता देना चाहिए था। अंकल और आंटी ने हमारा वेट किया होगा, हमारे लिए खाना बनाया होगा, उसका वेस्ट हुआ होगा, तो ऑफ कोर्स गलत तो था ही ना। पर फिर हमने सोचा कि यार क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, एक हफ्ते की तो छुट्टी है, अभी जाएंगे वापस और जाके मना लेंगे। दोस्ती यारी में तो ये सब चलता ही रहता है ना। दोस्तों देखते देखते एक हफ्ते की छुट्टियां ख़त्म हो गई और हम वापस पिथौरागढ़ आ गए। जब हम पिथौरागढ़ आए तो फर्स्ट डे कॉलेज में हरीश दोबारा से मिला और हमें लगा कि हरीश हमसे नाराज़ होगा, पर बजाय उसके हरीश तो हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आया था। वो हमें और ज़्यादा प्यार करने लगा, हमें और ज़्यादा पैम्पर करने लगा। उसी दिन हमें वो लंच पे भी ले गया। वो मेरे लिए शूज़ लेके आया था और रेणुका और किशोरी के लिए वो कपड़े लेके आया था और हम बहुत ही हैरान थे। और वो इतने प्यार से हमारे साथ बिहेव करने लगा। कई दिनों तक उसने हमें इतना पैम्पर कर दिया कि हम हैरान थे। हम सोचते थे यार इससे अच्छा आदमी तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। कि एक तो देखो हमने उसको नाराज़ किया था, उल्टा रूठने के वो और हमें प्यार कर रहा है। और एक दिन हरीश बोला कि देखो मम्मी ने ना पूजा रखी है इस बार, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मम्मी ने स्पेशली बोला है कि ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और सारे बच्चों को आना है, और अब तो कोई एग्ज़ाम भी नहीं है, इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। हम दोस्तों हरीश को इतना पसंद करने लगे थे, हमें उसे इतना अच्छा लगने लगा था हमें वो, कि उसकी ना किसी भी बात को हम ना कह ही नहीं पाते थे। स्पेशली रेणुका तो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी थी, उससे बहुत ज़्यादा अटैच भी हो गई थी। तो जब उसने ये बात हमें बोली तो डेफिनेटली हम चाहते तो नहीं थे वहाँ पे जाना, पर हम उसे मना नहीं कर पाए। अब सबसे अजीब बात ये लगी हमें कि पूजा यूजुअली सुबह सुबह होती है या दिन में होती है, पर उसने बोला कि पूजा शाम को है। और फिर हमें वही स्ट्रेस हो गया कि यार अब हम घर में क्या बोल के जाएंगे। पर क्योंकि उसने हमें इस तरह से कन्विंस किया था कि हमें तो उस जगह जाना ही था। हरीश और रेणुका आपस में बहुत सारी बातें करते थे, रात रात भर उनकी बातें चलती थी, चैटिंग चलती थी। और बातों बातों में हरीश ने रेणुका को एक बात बोली थी कि यार ये जो पूजा है ना, ये तेरे और मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो तू ना पूजा में आएगी तो तू कुछ खाना मत, तू खाली पेट आना और नहा के ज़रूर आना। सो पूजा के दिन हम लोग करीबन शाम को 5 बजे पिथौरागढ़ से निकले और करीबन 1 घंटे दूर हम हरीश के गाँव पहुँचे। गाँव दोस्तों पहाड़ों के बीच में था। बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे कम लोग रहते हैं,
क्योंकि पहाड़ों के बहुत सारे गांव दोस्तों पलायन हो चुका है, लोग गांव छोड़ के शहरों में बस चुके हैं, घर जो है खंडर बन चुके हैं और बहुत ही कम आबादी है जो वहाँ पे रहती है। जो गांव हमने बताया था हरीश ने, हम उस गांव तक पहुँचे और वहाँ पे हरीश हमें रिसीव करने के लिए आया। जब हम पहुँचे थे तो हल्का हल्का सर्दियों का टाइम था और अंधेरा हो चुका था। बस हल्की हल्की शिलवेट हमें दिख रही थी रास्ते की और पेड़ों की। हम अपनी मोबाइल की टॉर्च के थ्रू मैं रास्ता देखते देखते हरीश के साथ साथ जाने लगे। हरीश बहुत खुश था, बहुत ही खुश था। वो रास्ते भर बोलता गया कि मम्मी पापा इतने खुश होने वाले हैं ना तुमसे मिलके, भाई महीनों से वेट कर रहे हैं तुम्हारा, महीनों से। और रेणुका, तेरा वेट तो वो कितने टाइम से कर रहे हैं, तेरे को आइडिया ही नहीं है। तू इतनी पागल होने वाली है ना खुशी से। तू देखना भी देखना मम्मी तेरे को कितना अच्छे से ट्रीट करेगी। और ऑब्वियसली रेणुका को भी, क्योंकि थोड़ा लव एंगल भी था ना, तो उसको भी हरीश के घर जाने में एक फीलिंग तो थी कि चलो भैया अब तो सासू माँ से मिलूंगी। अभी तो उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब हम उसके घर की तरफ जा रहे थे तो पैदल रास्ता था करीबन 5-6 मिनट का। हरीश सबसे आगे आगे चल रहा था, फिर रेणुका, फिर मैं और फिर पीछे किशोरी। हम लोग ना थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि उन जगहों पे लेपर्ड का अटैक का खतरा रहता है। पर हमने हरीश को जब ये बात बोली, हरीश बोला अरे कोई लेपर्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, आज तुम्हें पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं। तो सुन के हमें अजीब तो लगा, हमने कहा डायलॉग मार रहे हैं शायद। और रेणुका ने उसको इस दौरान कॉम्प्लीमेंट भी किया। उसने ना काले रंग का कुर्ता पहना हुआ था, पूरा ब्लैक। और रेणुका ने बोला कि अरे हरीश, ये काले कुर्ते में तो तू बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तो उसने बोला थैंक यू। और हम फिर धीरे धीरे उसके घर पहुँचे। जब हम उसके घर पहुँचे तो हमने देखा कि वो एक लौता सा घर है, पत्थर का घर है, पुराना पता लग रहा है हमें, थोड़ा बड़ा घर है। अक्सर ऐसे घरों में 3 से 4 फैमिलीज़ रहती, पर वो लोग सिर्फ अकेले रहते थे। पहाड़ी पुराने घर दोस्तों जो होते थे उनमें शीशे का इस्तेमाल नहीं होता था, उसमें दरवाजे और खिड़कियाँ लक्कड़ के होते थे। तो हमने देखा कि सारे ना खिड़कियाँ वगैरह बाहर से बंद है, दरवाज़ा भी बिल्कुल बंद है। पर दरवाजे का रंग पूरा उड़ चुका है, घर का जो मिट्टी वाला प्लास्टर होता है पूरा ख़राब हो चुका है, घर के बाहर अजीब सी स्मेल आ रही है। और हम जब थोड़ा और आगे बढ़े हमने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे गमले रखे हैं और सारे गमलों में जितने भी पौधे हैं वो सब मरे हुए हैं, वो सब लाइफलेस हैं। अब हमें लगा शायद पानी वानी नहीं दिया होगा या कुछ इशू हुआ होगा, कई बार पाला भी गिरता है सर्दियों में तो उससे पौधे मर जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसा अनयूजुअल सा नहीं लगा। हम जैसे उसके घर के अंदर एंटर करने लगे तो एक बरामदा था और बरामदे में एक पेड़ था। वो किस चीज़ का पेड़ था ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि अंधेरा भी था, लाइट नहीं थी बिल्कुल वहाँ पे। पर इतना ज़रूर पता लग रहा था कि वो जो पेड़ है उसमें भी कोई पत्ते नहीं थे। अब जैसे ही हम उसके घर के पास पहुँचे, दरवाजे के सामने पहुँचे, तो मैंने हरीश को मेंशन किया कि भाई लाइट नहीं है क्या? तो उसने बोला यार गाँव है ना, तेरे को पता ही है लाइट चले जाती है और इन्वर्टर हमारे पास है नहीं यार, तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, कोई नहीं तुम अंदर तो आओ। दोस्तों ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया है, हमने उसके घर को एंटर किया और जैसे हमने एंटर किया तो हम एक हॉल टाइप के रूम में पहुँचे जिसकी हाइट थोड़ी कम है। उसका जो फर्श है हल्का सा मिट्टी की लिपाई से बना हुआ है जैसे गांव के पुराने घर होती हैं पहाड़ों में। और हम जब चल रहे हैं तो क्योंकि वो तख्ते का पूरा उसमें फर्श होता है तो हमें आवाज़ आ रही है तख्ते की, चर चर चर। फील हो रहा है कि ये जो घर है काफ़ी टाइम से पुराना है और मेंटेन नहीं हुआ है। खैर हम तीनों को वहाँ पे खड़ा करके हरीश बोला मैं ना 2 मिनट में मम्मी पापा को बता के आ रहा हूँ कि तुम लोग आ गए हो और तुम बस 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। और जैसे ही वो गया तो मैंने ना जोक भी मारा कि अबे यार कैमरा खरीद के लाया है, इससे अच्छा तो उस वाले घर ही बनवा लेता, ऐसे घर में रहता। और हम तीनों बड़ा हंसे भी। हमारा हंसी मजाक चल ही रहा था कि ऊपर से हरीश आया और हमें देख के बोलता है हाँ बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। और फिर एकदम से रेणुका का हाथ पकड़ के बोलता है कि चल रेणुका चल, तेरे को मैं ना पूजा वाली जगह पे ले जाता हूँ और वहाँ पे पूजा की हमने तैयारी भी करनी है और तेरे को मम्मी से भी मिलवा दूंगा। अब जब उसने ये बात बोली तो किशोरी बोली एकदम से कि नहीं नहीं अकेले नहीं जाएगी, मैं भी आ रही हूँ। तो फिर हरीश ने बोला कि नहीं, तुमने खाना खाया है ना, तुम अलाउड नहीं हो, उस पूजा में वही जना जा सकता है जिसने फास्टिंग करी है। और तब हमें पता चला कि इस पागल ने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं हुआ है, इसने हरीश के कहने पे फास्टिंग करी हुई है। रेनू का भी बड़ा शर्माते हुए क्योंकि मिलने जा रही है मम्मी से उसकी, बोली हाँ नहीं कोई नहीं किसुदी, आप और जिंदल वेट कर लो और मैं अभी जा रही हूँ और मैं पूजा करके सब करके फटाफट आ जाती हूँ। और ये दोनों वहाँ से चले गए। हमें धीरे धीरे उनके चलने की आवाज़ आई और फिर एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हमें ये चीज़ महसूस हुआ कि उस घर से अटैच पीछे एक और घर है जिसका दरवाज़ा खोल के अब हरीश और रेणुका जा चुके हैं। मुझे और किशोरी को वहाँ पे ना बड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि एक तो इतना अजीब सा घर, सारी खिड़कियाँ बंद हैं, लाइट आने का कहीं पे स्कोप ही नहीं है,
प्लस वहाँ पे बिजली भी नहीं है, बहुत अंधेरा है। एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी उस घर में, जैसे कि उस घर में ना बहुत टाइम से कोई रहा नहीं है, या बहुत टाइम से खिड़कियाँ नहीं खुली है, वेंटिलेशन नहीं हुआ है। एक अजीब सी स्मेल थी, बहुत अजीब सी। धीरे धीरे दोस्तों टाइम बीतता गया, लगभग 20 मिनट हो गए और हमारी बेसब्री बढ़ने लगी। ना तो लाइट आई और ना ही रेनू का। धीरे धीरे हमारी घबराहट भी बढ़ने लगी। हमने सोचा एक बार कि भाड़ में जाएंगी पूजा, यार जाके देखो तो सही ये लोग गए कहाँ में छोड़ के। पर हमें दोस्तों डर इतना लग रहा था कि हमारी हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ से उठ के जाने की। हम जहाँ पे बैठे थे 20 मिनट से हम एग्जैक्ट सेम पोजीशन में बैठे रहे, बस मोबाइल की लाइट के सहारे हम बस देख रहे थे। रेणुका की फिक्र बहुत ज़्यादा होने लगी हमें, और हमने ना उसका फ़ोन भी ट्राई किया, पर अनफॉर्चुनेटली उसका फ़ोन हमारे ही बैग में रह गया था। अब हमने हरीश को कॉल किया, हरीश का भी फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था। तो अब हमारी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पर डर भी लग रहा था हमें। तो फिर हमने सोचा कि यार चलो, हो सकता है लव बर्ड्स हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और हम भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। हम बस ये सोच ही रहे थे कि एकदम से रेणुका की चिल्लाने की आवाज़ आई, किशुदी, किशुदी जल्दी आओ, किशुदी जल्दी भागो यहाँ से, ये लोग हमें मार देंगे। किशुदी हम आज मर जाएंगे। किशुदी जल्दी चलो प्लीज, जल्दी चलो। जैसे ही रेणुका को हमारे पास आते हुए मैंने देखा, मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। मैंने ज़ोर से उस दरवाजे पे लात मारा, वो दरवाज़ा लॉक्ड था, पर 3 या 4 बार लात मारने पे, क्योंकि वो पुराना खंडर दरवाज़ा था, वो टूट गया और हम तीनों वहाँ से भागे। और हम भागते गए भागते गए भागते गए, और हम लगभग 15 मिनट में उस घने जंगल के बीच से अंधेरी रात में एकदम हम अपनी गाड़ी तक पहुँचे। रेणुका रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, चीखे जा रही थी। उसको हमने कई बार बोला कि चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बहन, कुछ नहीं होता, हम हैं तेरे साथ, डर मत। हम फटाफट गाड़ी में बैठे। मैंने कहा वाले गाड़ी यहाँ से भगाओ। मैंने गाड़ी वहाँ से दौड़ाई। मैं गाड़ी चलाया जा रहा हूँ दोस्तों, चलाए जा रहा हूँ, पर इतना पैनिक और इतनी घबराहट में था कि मुझे लग रहा था शायद हमारा घर अब आएगा ही नहीं। 1 घंटे का सफ़र हमें ऐसा लगा मानो 5 घंटे हमने सफ़र किया। हम करीबन 12 बजे घर पहुँच गए थे और 1 बजे तक रेणुका रोती रही। लगभग 1 बजे वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई, तो हमने उससे बात करने की कोशिश करी। और दोस्तों उसके बाद जो रेणुका ने हमें कहानी सुनाई, वो सुन के हमारे होश उड़ गए। हमें आज भगवान ने बचाया है, नहीं तो आज आपको मैं यहाँ पे बैठ के कहानी नहीं सुना रहा होता। थोड़ा स्टेबलाइज होने के बाद रेणुका बोली कि शुदी जिंदल, आज तो भगवान ने हमें बचा लिया, नहीं तो आज तो हम मर गए होते। और हम तो घर पे बना बताए गए थे यार, इतने दूर, किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ हुआ क्या था। हमने बोला कि यार हमें भी तो बता हुआ क्या। और फिर जो कहानी रेणुका ने हमें सुनाई, वो सुन के तो सच में हमारे होश उड़ गए। रेणुका ने बताया कि जब हरीश मेरे को लेके गया था तो हम एक अलग से घर में गए। जैसे उस घर के अंदर एंटर किया, बहुत अंधेरा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस हरीश ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मैं उसी के सहारे चलते जा रही थी। हम एक बड़े से रूम में आ गए और दूर से आंटी की आवाज़ आई, अरे बेटा फाइनली आ गई तू, तेरा तो मैंने इतना इंतज़ार किया है, आज तो इतनी शुभ घड़ी है बेटा। और आंटी मेरी तरफ आई और आंटी ने मुझे गले लगा लिया और मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, पर मैंने भी आंटी को बोला, नमस्ते आंटी, हाँ मैं तो बहुत टाइम से आना चाह रही थी, मैं बस आ नहीं पाई। तो आंटी बोली, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मैंने तो इतने महीनों से तेरा इंतज़ार किया बेटा, इतनी अच्छी पूजा रखी है मैंने तेरे लिए आज बेटा, बहुत अच्छे दिन आई है तू तो बहुत ही बढ़िया दिन आई है। अब चलो चलो फटाफट से पूजा कर लेते हैं ना, मुहूर्त ना चले जाए, फिर बातें करेंगे खूब सारी, ठीक है। और एकदम से आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, हरीश ने मेरा हाथ छोड़ दिया और आंटी मेरे को पूजा वाले रूम में लेके जाने लगी। जो रूम था उसमें 2 दरवाजे थे और दोनों के नीचे थोड़े थोड़े दिए से जल रहे थे। इतना अंधेरा था कि मेरे को आंटी की अभी तक शक्ल तक नहीं दिखी है। हाँ मुझे फील होता था कि हाँ सामने एक परछाई सी है जो मुझसे बात कर रही है, और उसी परछाई ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ ले जा रही है। 2 दरवाजे थे, तो एक दरवाजे से आंटी ने क्रॉस किया और जैसे ही मैं उस दरवाजे को क्रॉस करने लगी तो आंटी ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, ये दरवाज़ा नहीं बेटा, ये नहीं, ये आपके लिए नहीं है बेटा, आपके लिए तो बगल वाला दरवाज़ा है, मैंने ना उसी में आपकी तैयारी करी है ना, आप उससे आओ बेटा। तो बहुत ही अजीब हो गया मेरे को कि आंटी ऐसा क्यों कह रही है, पर फिर मैं पता नहीं ऐसे फंस चुकी थी, ऐसे विवश हो चुकी थी कि जो वो बोल रही थी मैं तो बस करते जा रही थी। सो मैं लेफ़्ट मुड़ी और लेफ़्ट मुड़ते ही मैंने लेफ़्ट दरवाजे से अंदर एंट्री करी और जैसे ही मैंने अंदर पैर रखा मुझे इतनी नेगेटिविटी फील हुई, इतनी नेगेटिविटी फील हुई जिसकी कोई हद नहीं है।
एकदम घुप अंधेरा था उस रूम में। अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे उस रूम की खिड़कियाँ कभी सदियों से खोली ही ना गई हो। हल्की हल्की सी रोशनी थी क्योंकि ज़मीन पे दिए जल रहे थे। और ये सब मैं देख ही रही थी कि आंटी ने मुझसे बोला, बेटा बेटा यहाँ खड़ी हो जाओ, देखो ये जगह आपके लिए है ना। और आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ले जाके एकदम रूम के बीच में खड़ा कर दिया। जब आंटी ने मुझे रूम के बीच में खड़ा किया, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। पर एकदम से मैंने देखा कि सामने ना कुछ मूर्ति सा है। बहुत अंधेरा था, तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो मूर्ति है किस भगवान की। पर मैं ये सोच रही थी कि या तो ये हनुमान जी की मूर्ति है या तो ये शिव जी की मूर्ति है, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति जनरली मैंने हनुमान जी और शिव जी की देखी थी। मैं ये सोच ही रही थी कि धीरे 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 उन दियों की रोशनी में धुलती हुई वो मूर्ति हल्का हल्का सा मुझे दिखने लगी। और मैंने नोटिस किया कि वो जो मूर्ति थी ना, एकदम मेरी हाइट की थी और हल्की हल्की सी आंखें उसकी मेरे को नजर आने लगी। जैसे मैंने मूर्ति की आंखों में देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो मूर्ति मुझे ही देख रही है। और फिर मैंने अपनी गर्दन घुमाई और मैंने देखा कि आंटी, अंकल और हरीश बहुत खुश हैं। और उनकी खुशी देख के एकदम से मेरे मन से भी डर हट सा गया। मैं ये सब देख ही रही थी कि आंटी ज़मीन पे बैठी और वो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगी। और फिर धीरे धीरे अंकल ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। ये सब देख के हरीश बोला कि सुन रेणुका, तू यहीं रहना, मैं अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ। और हरीश वहाँ से चला गया। अंकल आंटी ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे और मुझे ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था क्योंकि वो मंत्र संस्कृत में थे। पूजा करते करते अंकल ने बड़ी अजीब तरीके से उस मूर्ति के पैर छूने शुरू करे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और वो कंटिन्यूसली मंत्र पढ़ते और मूर्ति के पैर छूते, मंत्र पढ़ते और मूर्ति के पैर छूते। करीबन 4-5 मिनट हो गए होंगे। मुझे बहुत अजीब लगने लगा था, मुझे बहुत घबराहट होने लगी थी क्योंकि हरीश भी वहाँ पे नहीं था। पर मैं एक तरह से बंध चुकी थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मैं बोलना चाहती थी, मैं चिल्लाना चाहती थी, पर जैसे कि मेरे मुंह से ज़ुबान निकल ही नहीं रही थी। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। मैं बस वहाँ पे खड़ी रही और उन दोनों को वहाँ पे पूजा करते हुए देखती रही। अंदर अंदर मेरे को रोना आ रहा था, मुझे डर लग रहा था, मुझे पसीना आ रहे थे, पर मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। ये होते होते ही आंटी बोली, चलो बेटा पूजा तो हो गई, अब हम आरती करेंगे। और वहाँ पे एक थाली थी जिसमें एक दिया था और उन्होंने वो थाली उठाई और उस मूर्ति के सामने गए और आरती करने लगे। जैसे ही उन्होंने आरती करनी शुरू करी तो उस मूर्ति पे रोशनी गई और फिर जो मैंने देखा, मैं डर के मारे पागल हो गई। हरीश मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता था। मैं जो भी नेकलेस, इयररिंग, पेंडेंट, कड़े कुछ भी मैं पहनती थी ना हफ्ता भर, तो वो उसके बाद उनसे भी महंगी चीज़ मेरे लिए लेके आता था और पुरानी चीज़ें मुझसे मांग लिया करता था। और मैंने भी कभी इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया, ना मैंने कभी शक किया, क्योंकि वो तो मुझे गिफ्ट ला के दे रहा था ना। जब मैंने उस मूर्ति को देखा कि उसने वही चीज़ें पहनी हुई हैं जो हरीश ने मुझे एक टाइम पे गिफ्ट करी थी, पता नहीं कुछ हुआ मेरे अंदर, एकदम झटका सा लगा और मैंने अपने हाथ जोर से खींचे और मैं चिल्लाई, किस्सू दी। और ऐसा लगा मुझे जैसे मैंने कोई जंजीरें तोड़ी हैं और मैं वहाँ से भागी। मैं भागी 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 और फॉर्चुनेटली मैंने वही दरवाज़ा खोला जिस रूम में आप लोग थे। और भगवान ने किस्सू दी, भगवान ने हम सबको बचा लिया, नहीं तो आज तो हम मर गए होते। ये बोलते बोलते रेणुका बिल्कुल बेहोश होने को हो गई और रोते 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 उसकी हालत ख़राब हो गई। रेणुका ने जब ये कहानी हमें सुनाई तो हम लोग भी बहुत घबरा गए। रात के करीबन 2 बज रहे थे। हम एकदम डर चुके थे, घबरा चुके थे। और एकदम से रात के 2 बजे हमारा फ़ोन बजा। देखा कि रेणुका किशोरी के पापा कॉल कर रहे हैं। वो लोग बहुत घबराए हुए थे। किशोरी ने पापा का फ़ोन उठाया और जैसे ही फ़ोन उठाया, इससे पहले ये लोग कुछ बोल पाते, वहाँ से अंकल चीख पड़े, तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? कहाँ हो तुम लोग? तुम ठीक हो कि नहीं? तुम हो कहाँ पे? और इससे पहले कि हम इसका जवाब दे पाते, पीछे से एकदम से मम्मी चीख पड़ी, Aju diani jeza murugai kani ichitana ni niso jesa basa so jeza runi diani aju diani kia je mani micha kani ichitani niso पत्नी दियानी था आजू थन बारू जाको 12 कर में और दिया धूप शुंगा पूजा शुंगनी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा था कि आंटी के अंदर शायद इनके देवता आ चुके हैं और वो यही बोल रहे हैं कि आज तुम्हें मैंने बचाया। और जैसे ही उनके अंदर से देवता निकलने लगे तो वो बेहोश हो गई और उनके बेहोश होते ही अंकल ने फ़ोन काट दिया। अब हम तीनों घबराए हुए तो थे बट थोड़े से रिलीव्ड थे, ये जानते हुए कि एक शक्ति है जिन्होंने हमें आज बचाया, जिन्होंने हमारी रक्षा करी आज। और हम बस बैठ के कुछ बातचीत करने ही लगे थे कि एकदम से दोबारा से रेणुका के फादर का कॉल आया। और इस बार वो थोड़े शांत वे में थे और पूछने लगे वो कि तुम आखिर गए कहाँ थे? कहाँ गए थे तुम? और तुम गए हो, तुम्हें हमें बताया क्यों नहीं?
हमें बता के जाना चाहिए था, बिना बताए कैसे चले गए तुम लोग? पापा के इन सवालों का जवाब रेणुका नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो बस रोते जा रही थी। पर फ़ोन किशोरी ने ले लिया और फिर किशोरी ने पापा को पूरी कहानी सुनाई। और ये सुन के तो उसके पापा का दिल दहल गया। उन्होंने बोला, सुबह उठते ही पहले मंदिर जाओ और फिर पहली गाड़ी से तुम तीनों धारचूला आओ। तो जैसे अंकल ने बताया था, सुबह सुबह हम लोग मंदिर गए और मंदिर जाके हमने पूजा करी और फिर उसके बाद हमने पहली टैक्सी पकड़ी और हम करीबन 10 साढ़े 10 बजे हम लोग धारचूला पहुंच भी गए। जैसे हम धारचूला पहुंचे तो हमने देखा हरीश का फ़ोन आ रहा है और उसका फ़ोन देख के तो हम हैरान हो गए। पहले हमने उसका फ़ोन उठाया नहीं, पर फिर वो कंटिन्यूसली फ़ोन करता रहा। तो एकदम से किशोरी ने उसका फ़ोन उठाया और जैसे उसने फ़ोन उठाया वहाँ से हरीश बोला, अरे तुम लोग कहाँ चले गए? कल रात को भाग क्यों गए तुम पागल हो क्या? इतना अच्छा दिन था, इतनी अच्छी पूजा हो रही थी, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों भाग गए थे? तो किशोरी एकदम से बोली, तू पागल समझता है क्या हमें? तेरा दिमाग खराब है? हम बेवकूफ़ हैं क्या? हमें पता नहीं चल रहा तू क्या कर रहा था वहाँ पे? हैं? तुम जादू टोना कर रहे थे हमें बुला के वहाँ पे? तू हमें मारना चाहता था क्या? तो वो बोलता है, अरे नहीं नहीं तू पागल। और इतना ही बोला था कि आंटी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और आंटी बोली, अरे बेटा नहीं नहीं, जादू टूना हम लोग थोड़ा ना करते बेटा, हमारे तो पड़ोसी करते हैं जादू टूना। मैं तो आपके ऊपर जो टोटका उन्होंने किया था ना, मैं तो वो उतार रही थी बेटा, और कल तो बहुत अच्छी मुहूर्त थी, कल तो मैं आपको एकदम ठीक कर देती। एक काम करो, आप ना अभी भी आ जाओ, कोई बात नहीं, आप अभी आ जाओ, आज का दिन भी बहुत अच्छा है, दिन में ही हम पूजा कर लेंगे बेटा और बढ़िया हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और फिर एकदम से किशोरी बोलती है, आंटी मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, आपको शर्म है कि नहीं? आप पागल हो क्या? आप कल हमें मारने वाले थे, आप टोटका कर रहे थे, आपने मूर्ति बनाई हुई थी, आप पागल हो। पर आंटी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बोले जा रही, नहीं बेटा, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम आपके घर आ जाते हैं बेटा, हम आपके कमरे में आ जाते हैं ना, हम आप पूजा कर लेते हैं, है ना, वहीं कर लेंगे, है ना बेटा बेटा। और ये सुनते सुनते किशोरी ने फ़ोन काट दिया। दोस्तों कई दिन बीत गए, मैं धारचूला में ही रुका हुआ था, पर रेणुका की जो हालत थी ना वो बहुत ख़राब थी। वो जितने भी दिन सोई उसको ऐसा लगता था सपने में कि अभी भी वो उस रूम में ही है, और वो घबरा के उठती और वो उसके बाद सो नहीं पाती थी। वो बहुत घबरा चुकी थी, बहुत डर चुकी थी। हमारे पहाड़ों में दोस्तों इस कंडीशन को छल लगना कहते हैं। रेणुका को छल लग चुका था। उसके बाद रेणुका के पापा ने बोला कि बेटा आज ना बड़ा अच्छा दिन है, आज हमारे ना लमा जी आ रहे हैं। दोस्तों लमा एक तरह से धर्मगुरु की तरह ही आप मानिए, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा ताकतें होती हैं, और एक तरह से भगवान के ही आप उन्हें एक मैसेंजर समझिए। तो लम्मा जी जब आए तो ये सब लोग मिलने गए, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, अपनी समस्याओं को लेके आए हुए थे। तो मैं, रेणुका और किशोरी पीछे जाके बैठे थे। हमने जैसे एंटर किया, एकदम से लम्मा जी ने हमारी तरफ देखा और उसके बाद वो हमें घूरते रहे, जैसे कि हमें लिटरली स्कैन कर रहे हो। और फिर एकदम से रेणुका की तरफ उंगली करके बोलते हैं, ए हाँ इधर आ। रेणुका जैसे ही लम्मा जी के पास गई, उन्होंने फेंक के उसके मुंह पे चावल मारे, और जैसे ही चावल रेणुका के मुंह पे लगे तो एकदम से रेणुका कांप सी गई, उसकी पूरी बॉडी थरथरा गई, और उसके बाद उसने रोना शुरू किया। और लम्मा जी ने वहाँ पे फिर मंत्र पढ़ने शुरू करे, और लगभग 5 मिनट तक उसके मंत्र पढ़ के टीका लगा के लम्मा जी ने उसको शांत करके बैठा दिया। जब रेणुका शांत हो गई तो लम्मा जी ने हमारी तरफ भी इशारा किया, हमें भी बुलाया, और जैसे हम उनके सामने आए उन्होंने हमारे ऊपर भी चावल फेंक के मारे और कुछ मंत्र पढ़े, और फिर हमें भी वहाँ पे बैठा दिया। जब लम्मा जी ने ये सब किया तो हमें बहुत ज़्यादा शांति अंदर से फील होने लगी, और फिर अपनी लैंग्वेज में लम्मा जी ने हमें कुछ बातें बताई। अरे गंदा चिट्टी बूद रागुती बचगलक टंग पिरादेनो आई डोबलंगी जे छक्का पिरा की आई टंग द हमसियन। लम्मा जी ने हम तीनों को चावल दिए थे, जिनको पानी में डाल के हमने पीना था। रेणुका के लिए उन्होंने एक ताबीज़ दिया, जिसको रेणुका आज के दिन तक भी पहनती है। और हम वहाँ से घर आए। जब हम घर आए तो हमें फील हो रहा था जैसे हमारे अंदर से कुछ नेगेटिविटी निकाल दी गई है, कुछ पॉजिटिविटी वापस आ चुकी है, और रेणुका को भी अब अच्छा लगने लगा था। लम्मा जी के यहाँ से हम लोग घर आए, और फिर वहाँ से आने के बाद हमने 7 दिन तक, जैसे उन्होंने बताया था, चावल को पानी में डाल के पिया, और वो ताबीज़ भी पहना रेणुका ने। और 7 दिन बाद हमें बहुत बेटर फील होने लगा। रेणुका तो बहुत ही बेटर फील करने लगी, और करीबन 2 हफ्ते बाद हम लोग पिथौरागढ़ वापस भी आ गए। जब यहाँ वापस आए तो ये लोग मेरे ही घर पे आके रहने लगे सेफ्टी के लिए, इनको अच्छा लगता था, सेफ फील होता था मेरे साथ। और फिर हमने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। कॉलेज जाने से पहले हम घबरा भी रहे थे कि कहीं हरीश हमें ना मिल जाए, पर हमने फ़ोन करके पूछा था दोस्तों से, तो उन्होंने हमें बताया था कि जिस दिन पूजा थी उसके अगले दिन से हरीश कॉलेज नहीं आया था। तो हमने धीरे धीरे अपनी क्लासेस में जाना भी शुरू कर दिया, और फिर हमारा कॉलेज एज यूजुअल चलने लगा। उस दिन से आज का दिन है। हरीश हमें कभी पिथौरागढ़ में दिखाई नहीं। हमें यकीन भी नहीं होता कि ऐसा एक व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में था।
ही जस्ट वैनिस्ड, वो गायब ही हो गया हमारी ज़िंदगी से। हमारी लाइफ एज यूजुअल चल रही थी कि एक दिन हम अपने घर गए, और जब हम घर गए तो मैंने पापा से हमारे साथ जो हुआ था इसका जिक्र किया। ये सुन के पापा बड़े हैरान थे, पर पापा के एक दोस्त थे जो ये तंत्र विद्या वगैरह की नॉलेज रखते थे। पापा ने उनसे मेरी बात कराई तो अंकल बोले, बेटा तू तो बच गया, तू बच गया बेटा, तेरे को तो भगवान ने बचा लिया, क्योंकि ये लोग तो ना बहुत पावरफुल होते हैं, ये बहुत गंदे लोग होते हैं। ये लोग ना अपने घर में पौधे लाते हैं, फिर उनको सुखाते हैं ताकि वो इनके घर में मरें, पॉजिटिविटी जितनी है ना उसको सोख ले, नेगेटिविटी बढ़े। ये लोग पक्षियों को लाते हैं, चिड़ियाओं को लाते हैं, मुर्गियों को लाते हैं, उनको बंद कर देते हैं पिंजरे में, उनको भूख प्यास से तड़पा के मारते हैं ताकि और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़े। ये भगवान को नहीं मानते, ये शैतान को मानते हैं। इनको लगता है ये सब करके शैतान पावरफुल होता है, और तुम्हें भी ये लोग एक बलि की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला था, बस भगवान ने तुम्हें बचा लिया। और आज के बाद बेटा कभी भी ऐसे लोगों के सामने नहीं जाना है, कभी भी ऐसी कोई स्पेस लगे वहां बिल्कुल नहीं जाना है। वो जो लड्डू तुम्हारे लिए रोज लाता था ना, वो पीले रंग का, उसी के थ्रू तुम्हें वो वशीकरण करता था। तभी तो तुम उसे मना ही नहीं कर पाए, तभी तो तुम रात को उसके घर चले गए, तभी तो तुम वहां पे ऑलमोस्ट मर गए थे। तो दोस्तों ये कहानी थी 3 दोस्तों की, जिंदल, रेणुका और किशोरी, जिन्होंने ऑलमोस्ट अपनी जान गंवा दी थी इस काले जादू के चक्कर में फंस के, एक अपने दोस्त के बहकावे में आके। और मैं हैरान हूँ कि जिंदल ने मुझे कहानी सुनाई, उसने मुझे अपना यूट्यूब चैनल दिखाया, उसमें हरीश की भी मैंने वीडियोस देखी, मैंने रेणुका को देखा, मैंने किशोरी को देखा, मैं हैरान हो गया। ये रियल कहानियाँ दोस्तों रोंगटे खड़े कर देती है, एक अलग डर, एक अलग घबराहट पैदा करती हैं। और जब मैं उसके मुंह से सुन रहा था जिसके साथ ये हुआ था, जिस इमोशन के साथ उसने मुझे कहानी सुनाई, अगर आप वो सुनते ना तो आपकी रूह कांप जाती। खैर दोस्तों, इसी बात पे इस कहानी को हम एंड करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये रियल हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आपके भाई की कहानी सुनाने का अंदाज कैसा लगा, और क्या आपको कहानी सुनने में मज़ा आ रहा है कि नहीं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेके आऊँगा आपके पास ऐसी और भी अमेजिंग, डरावनी, थ्रिलिंग रियल स्टोरीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।